नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाइना और भारत के बीच जो सीमा विवाद हुआ है वो पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो हालात बने हैं वो सबसे ज़्यादा खराब हालात थे। और दोस्तों, अब डायलॉग के थ्रू इसको कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोस्तों आप इसको एक जस्ट फॉर्मेलिटी मान सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है उसका इतिहास रहा है कि चाइना बात ज़रूर करता है लेकिन बात से कब मुकर जाता है इसका हम में से किसी को पता नहीं, अंदाज नहीं लगता, पता नहीं चल पाता है कि चाइना कब मुकर जाएगा। तो दोस्तों, चाइना जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही या भारत से ही उसका प्रॉब्लम है, या भारत को आप यूँ कह सकते हैं अपने भाषा में कि तंग कर रहा है। चाइना का एक जियो स्ट्रेटेजिक विजन है। वो पूरे दुनिया पर चाहे जोग्राफिकल, चाहे इकोनॉमिकली, जोग्राफिकली या पॉलिटिकली वो दुनिया पर रौब जमाना चाहता है। तो हम ये ना समझें कि सिर्फ हम भारतीयों को ही चाइना तंग कर रहा है, या चाइना का जो विवाद है वो सिर्फ भारत से ही है। चाइना के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, चाइना का हर एक देश के साथ चाइना का प्रॉब्लम है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो वियतनाम हो, मलेशिया हो, मंगोलिया हो। किसी भी देश का आप उठा के देख लीजिए जो चाइना के आस पड़ोस में देश है, अगर किसी भी एक कंट्री के साथ चाइना का अगर अच्छा रिश्ता हो तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों, चाइना जो है वो सिर्फ एक फ्रंट पे अभी नहीं खेल रहा है, वो नेक्स्ट लेवल का गेम खेल रहा है। वो इन तीनों तरीके से ही चाहता है कि हम दुनिया पर राज करें। किस तरीके से? तो इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली। अब दोस्तों, इन सभी का एग्जांपल मैं आपको भी देता हूँ। जियोग्राफिकली यानी कि मतलब वो ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। पॉलिटिकली किसी देश के इंटरनल अफेयर में वहाँ की राजनीति को वो प्रभावित करने का जैसे दम रखता हो कि वहाँ जो डिसीजन उस कंट्री में लिए जाए वो उसके हिसाब से लिए जाए, जिसका अभी ताज़ा एग्जांपल है नेपाल। दोस्तों, नेपाल में जो अभी मैप को लेकर फैसला लिया जा रहा है, या जो भी विवाद खड़ा हुआ है भारत और नेपाल सीमा पे, उसका अगर आप कह सकते हैं कि स्रोतधार अगर कोई किसी ने स्टार्ट किया है, मेन रोल है यहाँ पे किसी का, तो वो है चाइना। ये सब कुछ जो हुआ है वो चाइना के इशारे पर हुआ है। क्योंकि दोस्तों, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है, वो 2-3 महीने पहले गिरने वाली थी, लेकिन चाइना के एनवॉय ने आके जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे या बाकी लीडर्स थे, उनके बीच में उन्होंने माइक्रो मैनेजिंग की मीटिंग्स करवाए और कम्युनिस्ट पार्टी को टूटने से बचाया, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को उनके कुर्सी पर बनाए रखा। और दोस्तों, इसी की वजह से नेपाल जो है अभी जो भी फैसले ले रहा है वो चाइना के प्रभाव में ले रहा है। दोस्तों, इसके बाद आता है इकोनॉमिकली, और आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पर पूरा है कि किस तरीके से वो इकोनॉमिकली दूसरे देशों पर कब्जा कर रहा है। तो दोस्तों, इसमें मैं सबसे मेन जो आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ वो है चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। ये काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि डेंजरस माना जाता है किसी कंट्री के लिए। कर्ज तो किसी के लिए भी डेंजरस है, तो चाइना का ये कर्ज से रिलेटेड भी एक डिप्लोमेसी है, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो दोस्तों, आज इसी को जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। तो दोस्तों, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इज यूज टू डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ डिप्लोमेसी बेस्ड ऑन डेट कैरिड आउट इन अ बायलैटरल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज ऑफन एलिज नेगेटिव इंटेंट। तो दोस्तों, कर्ज लेना या कर्ज देना बुरी बात नहीं होता है। अगर किसी को ज़रूरत होता है तो वो कर्ज जरूर लेगा और एक टाइम के बाद उसको कर्ज वापस दे देगा। लेकिन दोस्तों, कर्ज जो होता है वो हमारे लिए श्राप कब बन जाता है, हमारे लिए एक आप कह सकते हैं कि कर्ज लेने के बाद वो श्राप तब बनता है जब हम उसको नहीं लौटा पाते हैं और हम उसके कर्ज बढ़ता जाता है और उसके दबाव में फिर हमें सरेंडर करना पड़ता है, हमें बहुत कुछ खो देना पड़ता है। तो चाइना का कुछ एक ऐसा ही, मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाया कि चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है। अब चाइना दोस्तों करता क्या है, आप इस बात को समझिए। दोस्तों, अफ्रीका जो है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और वहाँ की जो कंट्रीज हैं वो अभी बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। अगर हम कुछ कंट्रीज को छोड़ दें, एक आध दो को, तो लगभग जो पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो काफ़ी अभी पिछड़ा हुआ है बाकी दूसरे देशों के मुकाबले। तो दोस्तों, चाइना वहाँ पर जाता है, वहाँ के जो देश हैं उनको, उन मुल्कों को तरक्की के सपने दिखाता है, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने की बात करता है। तो दोस्तों, वहाँ की जो कंट्रीज होती है, वहाँ के जो लोग हैं उनको अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलप करना भी बाकी है। यहाँ की
मतलब हमारे कंट्री में जो हमको बेसिक सुविधाएं मिलती हैं, चाहे रोड हो, बिजली हो, ब्रिजेस हो, तो अफ्रीका में इन सब इवन फूड का भी अफ्रीका में बहुत कमी है। तो दोस्तों चाइना में ये जाके अफ्रीका में जाकर चाइना जो है वो सपने दिखाता है। वहाँ की सरकारें कहती हैं कि ठीक है, अब चाइना उनके सामने प्रस्ताव रखता है कि हम आपके जो कंट्री है उसके रोड को, रेलवेज को, एयरपोर्ट्स को, पोर्ट्स को, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हम एकदम बदल देंगे। तो दोस्तों जिस कंट्री में पिछले 100, 200, 300 सालों से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और अगर उसको आके कोई ये प्रस्ताव रखता है कि आपके कंट्री का डेवलपमेंट हम करेंगे, इसके बदले में आपको क्या करना है कि इस वक्त आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा हम लगा रहे हैं, लेकिन आपको इतने टाइम के बाद पैसा आपको वापस करना होगा। तो दोस्तों अफ्रीका के जो भी कंट्री हैं उन्होंने बात मान लिया, प्रस्ताव उनका मान लिया कि ठीक है, आप पैसा लगाइए हमारे यहाँ, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप कीजिए, हमारे सड़कें बनाइए, ब्रिजेस बनाइए, एयरपोर्ट्स बनाइए। तो दोस्तों चाइना ये सब कर देता है, और ये सब फ्री में तो करता नहीं है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उन्होंने, चाइना ने रोड्स बनाए, ये सब हो जाता है, वहाँ बिजनेस भी होता है। लेकिन दोस्तों उन कंट्रीज पे चाइना इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ जाता है चाइना का कि वो कंट्रीज वापस नहीं दे पाती हैं पैसा, और जब वापस नहीं दे पाती हैं तो दोस्तों पैसे के बदले में चाइना को तो कुछ ना कुछ चाहिए ज़रूर। तो वो फिर उनके सामने डिमांड रखता है उनके कंट्री का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, स्ट्रेटजी वाइज कोई जो इम्पोर्टेंट एरिया हो जिससे कि चाइना का फ़ायदा हो, तो उस एरिया को वो या तो लीज पर ले लेता है, नहीं तो खरीद लेता है। और इस तरीके से करके चाइना जो है अब तक बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज का, कहीं का एयरपोर्ट तो कहीं का पोर्ट तो कहीं का कुछ तो कहीं का कुछ, वो अब तक फिजिकली कब्जा कर चुका है। फिजिकली का मतलब कि उसके जो आर्म फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस है, वो वहाँ पे तैनात है उस कंट्री में। और दोस्तों इस तरीके से वो करना क्या चाहता है, तो दोस्तों वो धीरे धीरे करके पूरे विश्व में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अब दोस्तों मैं आपके साथ एक डेटा शेयर कर रहा हूँ कि किस अफ्रीकन कंट्रीज ने कितना कर्जा ले रखा है। दोस्तों अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, अंगोला के ऊपर अभी 25 बिलियन US डॉलर का कर्ज है। इथियोपिया के ऊपर 13.5 बिलियन US डॉलर का कर्ज है चढ़ा हुआ। जैम्बिया 7.4 बिलियन डॉलर। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 7.3 बिलियन US डॉलर। सूडान 6.4 बिलियन US डॉलर। नाइजीरिया 3.1 बिलियन US डॉलर। और डिजिबौटी। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है। इनके अलावा जो बाकी कंट्रीज है उनके ऊपर भी कर्ज है, लेकिन ये अफ्रीका के वो कंट्रीज थे जिनके ऊपर चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों डिजिबौटी का तो 77% जो कर्ज, मतलब 100% अगर उसने कर्ज कहीं से लिया था उसमें से 77% जो है वो चाइना का कर्ज उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। अब दोस्तों इन कंट्रीज के साथ वो करता क्या है, इस बात को आप समझिए। अब जैसे दोस्तों केन्या जो है वो कर्ज नहीं चुका पाया, तो केन्या का सबसे बड़ा एक पोर्ट था और सबसे ल्यूक्रेटिव पोर्ट था पोर्ट ऑफ मोम्बासा, तो वहाँ पे चाइना ने कब्जा कर लिया। सिमिलरली उसी तरीके से दोस्तों जैम्बिया का जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7.4 बिलियन US डॉलर का कर्ज था। तो जैम्बिया का जो मेन वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी था जेस्को, ZESCO, तो अब सरकारी कंपनी था, सरकार के पास पैसे नहीं थे कर्ज वापस करने के लिए, तो उसने अपने सरकारी कंपनी को ही जैम्बिया ने चाइनीज हाथों बेच दिया। यानी कि अब वहाँ का जो पूरा बिजली का जो सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, वो चाइना कंट्रोल करता है। दोस्तों उसी तरीके से नाइजीरिया के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज है कि नाइजीरिया अब नेक्स्ट कंट्री बनने वाला है जिसको कोई ना कोई अपना जगह, स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाइना के हाथों खोना पड़ेगा। दोस्तों ये तो बात हो गया अफ्रीका का। अब हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं, श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। श्रीलंका में भी चाइना गया, डेवलपमेंट, वहाँ पे तरक्की के सपने दिखाए। चाइना ने कहा कि हम आपके यहाँ एक एयरपोर्ट डेवलप करेंगे और एक आप पोर्ट बनाएंगे, और आपको इन 2 एयरपोर्ट्स और पोर्ट से आपको बहुत कमाई होगी, आप हमको कर्जा वापस दे दीजिएगा। लेकिन दोस्तों मटाला एयरपोर्ट इन्होंने बनाया, और मटाला एयरपोर्ट जो है आज के टाइम में बंद पड़ा है और दुनिया का सबसे एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। यानी कि चाइना ने तो उसके ऊपर कर्ज चढ़ा दिया है श्रीलंका के ऊपर, मटाला एयरपोर्ट बन के तैयार, लेकिन श्रीलंका को उस एयरपोर्ट से 1 रुपये की भी कमाई नहीं हुई। अब हम्बनटोटा पोर्ट भी बना, वहाँ पे भी श्रीलंका को उससे कुछ कमाई नहीं हुई, और अल्टीमेटली श्रीलंका ने सरेंडर कर दिया।
सरेंडर इन द सेंस कि हम आपका कर्ज नहीं चुका सकते। और इसका उनको नुकसान कैसे भरना पड़ा, तो जो हम्बनटोटा पोर्ट उनका था आज तक, 2017 में उनको चाइना को देना पड़ा 99 साल 99 ईयर के लीज पर श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना के हाथों दे दिया। अब दोस्तों ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब हम्बनटोटा पोर्ट पे चाइना अपने वॉरशिप पे भेज सकता है, अपने आर्मी को भेज सकता है, नेवी को भेज सकता है, यानी कि अपने डिफेंस फोर्सेस को वहाँ पे भेज सकता है। और उससे चाइना को फायदा क्या होगा, तो वो ओशियन वाले एरिया में इंडिया के ऊपर अच्छे से नजर रख पाएगा। तो दोस्तों चाइना हर जगह ये करता है, जहाँ पे भी उसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल रहा होता है उस पर वो किसी भी तरीके से कब्जा करता है। तो दोस्तों श्रीलंका भी चाइना के इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस चुका है श्रीलंका। दोस्तों इसके बाद और कौन कौन से कंट्री हैं जो कि चाइना के अभी बहुत ही बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कंट्री है, अब बाकी कंट्रीज के भी मैं नाम आपको बता रहा हूँ। वेनेजुएला, मलेशिया, किर्गिस्तान, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तोंगा, पापुआ न्यू गिनी, ये ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना से बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे बात मालदीव का है। अगर आपको याद हो कि इनका इकॉनमी एकदम ध्वस्त हो गया था, तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इनको मदद किया था, तब जाके इनका इकॉनमी जो हुआ वो रिवाइव हुआ है। तो चाइना जो है वो दूसरे के कंट्री के इकॉनमी पे इसी तरीके से कब्जा करता है कि पहले उनको तरक्की के सपने दिखाकर पैसा उनके कंट्री में इन्वेस्ट कर देता है। जब वो कंट्रीज पैसा वापस नहीं कर पाती हैं तो चाइना उनके किसी एक एरिया को, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, या वहाँ का कोई नेचुरल रिसोर्सेज का कुछ रिजर्व है, उस पर कब्जा कर लेता है वो। और इस तरीके से वैसे बहुत से कंट्री पे आज चाइना का प्रेजेंस है। अब दोस्तों इसके बाद एक चाइना का एक प्रोजेक्ट और है जिसको इंडिया ने भी क्रिटिसाइज किया है, कनाडा, यूएस, यूके सब ने क्रिटिसाइज किया, और वो इनका प्रोजेक्ट है BRI। अब ये प्रोजेक्ट क्या है वो समझते हैं। BRI का मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दोस्तों पुराने टाइम में आपने सुना होगा कि सिल्क रोड, जहाँ से कि ट्रेड होता था एशिया, यूरोप, अफ्रीका में, इस रूट और रोड के थ्रू। तो दोस्तों चाइना आज का इसका लेटेस्ट वर्जन का उसने नाम दिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो दोस्तों अब इसमें क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है इसको, इंडिया ने इसको क्यों क्रिटिसाइज किया, यूएस ने क्यों किया, तो दोस्तों यहाँ पे चाइना का जो मकसद है वो आप समझिए। इस रोड को बनाने के बाद चाइना जो है वो दावा कर रहा है कि वो 60% जो आबादी है दुनिया की वो चाइना से उसको कनेक्ट कर देगा, ताकि चाइना का जो ट्रेड है वो अच्छे से हो सके और एफिशिएंटली हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सके चाइना। तो 60% पॉपुलेशन चाइना से जोड़ देगा इस रोड के थ्रू चाइना, और टोटल इसमें वो कवर करेगा 152 कंट्रीज, यानी कि ये जो रोड बेल्ट होगा ये 152 कंट्री से गुजरेगा। अब यहाँ पे सबको टेंशन क्या है, क्योंकि दुनिया ने चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को अब जान चुके हैं, और इसका नुकसान भी बहुत से कंट्रीज झेल रहे हैं, और जो झेलने वाले हैं जैसे कि नाइजीरिया और नेपाल का मैं भी आपको भी बताऊंगा जब ये टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों अब जो बाकी कंट्रीज हैं उनको इस बात का चिंता हो रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट मान लीजिए कि वो सपोर्ट कर देते हैं तो इन फ्यूचर उनको भी वही नुकसान होगा जो आज सूडान, इथियोपिया, नाइजीरिया, केन्या इनको हुआ है। अब जब किसी भी कंट्री से वो रोड निकालेंगे तो दोस्तों होगा क्या कि उस कंट्री के ऐसा तो है नहीं कि चाइना पैसा लगाएगा, अब उस कंट्री से उस एरिया से जाएगा रोड। तो दोस्तों अगर बाद में वहाँ पे जो पैसे लगे हैं रोड बनाने में वो कंट्री अगर नहीं चुका पाएगा, जिस भी कंट्री के जिस पार्ट से, जिस एरिया से वो रोड गुजरा है, तो चाइना जो है वो फिर उस एरिया पे कब्जा कर लेगा। यानी कि वो बहुत बड़े स्केल पर कब्जा करने की सोच रहा है, और अपना आप कह सकते हैं कि रौब जमाने की सोच रहा है वहाँ पे दोस्तों। और इसीलिए यूएस, इंडिया जो कंट्रीज हैं जो जान चुके हैं कि चाइना का ये कोई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं है, ये जस्ट किसी भी कंट्री पर कब्जा करने का एक लॉन्ग टर्म प्लान है। और दोस्तों नेपाल का यहाँ पे मैंने जिक्र किया कि नेपाल भी इस टाइप में फंसने वाला है, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि नेपाल और चाइना के बीच में अभी रेलवे नेटवर्क, बहुत ही बड़ा रेलवे नेटवर्क बनने वाला है जो कि नेपाल को चाइना से जोड़ेगा काठमांडू तक। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि नेपाल सरकार के भी कुछ पैसे लगेंगे, कुछ चाइना का भी लगेगा, लेकिन जो पैसा नेपाल सरकार लगाएगा वो उसके खुद के नहीं होंगे, वो चाइना से कर्ज लेकर लगाएगा। और दोस्तों और इस ट्रांस हिमालयन रेलवे नेटवर्क में इतना ज़्यादा पैसा लगने वाला है कि नेपाल का जो इकॉनमी है इतना पैसा उसमें है नहीं कि वो चाइना को कर्ज वापस कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली चाइना जो है या तो नेपाल के ऊपर उसके एरिया को कब्जा करेगा या फिर उस एरिया को लीज पर ले लेगा। तो दोस्तों चाइना का जो ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है। और चाइना ऐसा नहीं है कि
जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि भारत के साथ उसका प्रॉब्लम उसका सभी के साथ है, लेकिन जो उसका विजन है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका विजन जो है वो एक वर्ल्ड लीडर बनने का वो सोच रहे हैं, वो एक सुपर पावर बनने की सोच, चाइना को बनाने की सोच रहे हैं, और वो एक चाइना को ऐसे ऊंचाई पे ले जाने की सोच रहे हैं जहाँ पे विश्व का कोई एक देश ना बचे जो चाइना को टक्कर दे सके। दुनिया का ऐसा कोई देश ना हो जहाँ पे चाइना का आर्म फोर्सेस ना हो, डिफेंस फोर्सेस ना हो, और उसके लिए वो कोई सा भी हथकंडा अपनाने को तैयार है, चाहे वो पॉलिटिकली किसी कंट्री को कब्जा करे, या किसी कंट्री को जियोग्राफिकली करे, या किसी कंट्री को इस तरीके डेप्ट देकर अपने कब्जे में करे। दोस्तों बहुत से ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ की इकोनॉमी सिर्फ चाइना की वजह से चलती है, तो चाइना जब उस देश के इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहेगा वो चाइना उस देश के इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों ये था चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का पूरा एक डिटेल एनालिसिस, और दोस्तों मैंने कोशिश की कि आपको मैं समझा सकूं कि चाइना किस तरीके से बाकी देशों पे, बाकी मुल्कों पर कब्जा करने की सोच रहा है और सबको तंग करता है। दोस्तों बात सिर्फ यहाँ पे इंडिया की नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।